औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है। फैमिली का एक लीगल रूप है तो वो पूरी तरह से नियंत्रित है। आपने एक बॉक्सिंग रिंग बना दी, उसमें 2 जन को छोड़ा, एक को बोला आपके पास ज़्यादा पावर है, एक को बोला आपको पावर लेने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी है, और फिर आप डिस्कस कर रहे हो कि ये 2 लड़ क्यों रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है मेरे ख्याल से हिंदुत्व वाले। साफ जाहिर है इस कानून से किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं हमको। कितनी बार पूछेंगे, क्या पूछेंगे, सब कुछ पूछो, सेक्सी बनाओ उसको। नामर्द बनना इस समाज में इंसान बनना है। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। शादी का समाज में क्या इम्पैक्ट है? शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ, तो जब हम शादी और परिवार की बात करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल एक निजी संस्था है, बहुत ही प्राइवेट है। एक बार वो दहलीज पार कर अंदर जाके हमने दरवाज़ा बंद किया, फिर किसी को इसके अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन सच में फैमिली और मैरिज बिल्कुल भी निजी संस्थाएं नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा नियमित हैं राज्य के द्वारा, कानूनों के द्वारा। और उनका जो रूप है, शादी और फैमिली का जो रूप है, वो पूरी तरह से बहुत ही स्ट्रिक्ट दायरों में रखा जाता है लॉ के, कानून के द्वारा। तो अगर आप कहते हैं, अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछती कि परिवार का मतलब क्या है, हो सकता है आप कहेंगे कि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ प्यार मोहब्बत है और लोग एक दूसरे के लिए काम आते हैं, एक दूसरे का आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ग्रुप इस तरह का उसको फैमिली नहीं माना जाएगा। कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे के काम आते हैं। 2 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो वो दौड़ते हैं, उनको फैमिली नहीं माना जाएगा। फैमिली का एक लीगल रूप है तो वो पूरी तरह से नियंत्रित है राज्य के द्वारा। तो पहली बात ये है कि जब हम शादी और परिवार कहते हैं, हम प्यार मोहब्बत इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाकई में वो क्या है? नियंत्रण किस लिए होता है? ताकि प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का सही तरह से आगे पालन हो। और सही से मेरा मतलब है समाज जो कोई भी ऐतिहासिक मौके पे, कोई भी ऐतिहासिक मोमेंट पे सही समझता हो, तो वो बदलता रहता है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में और कहूँगी, लेकिन संपत्ति किस तरह आगे जाना चाहिए। तो अभी हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, ये ज़्यादातर नॉर्मल माना जाता है कि बाप से बेटे को संपत्ति जानी चाहिए। नाम, परिवार का नाम बाप से बेटे, और ये नाम जो है वो कास्ट के अंदर रहे, वो कम्युनिटी के अंदर रहे, कोई तरह का इधर उधर ना हो। उस सब का पालन करने के लिए 2 संस्थाएं, मैंने अभी तक राज्य और कानूनों की बात की, लेकिन परिवार जो संस्था है, फैमिली को भी इसमें काफ़ी स्टेक्स हैं। तो स्टेट को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपने इंटरकास्ट किया शादी या इंटर कम्युनिटी किया, लेकिन फैमिली को है। तो फैमिली जब स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो उस तरह के कानून निकालेंगे। तो अभी हाल में जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो कि लागू किया गया है, वो अब कानून है, और सारे बाकी भाजपा रूल्ड स्टेट्स में भी ये आने वाले हैं ये कानून। तो इससे हमें बहुत साफ पता चलता है कि शादी इतना महत्वपूर्ण क्यों है फैमिली के लिए भी और स्टेट के लिए भी। क्योंकि इस कानून के चलते अगर आप किसी के साथ बिना, मर्द और औरत किसी के साथ शादी किया बिना एक मर्द और औरत साथ रहते हैं, लिव इन जिसे कहते हैं इंडिया में, अगर लिव इन रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो शादी नुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने जानबूझ के डिसीजन लेके, अडल्ट्स हैं, वो बिल्कुल बालिग हैं, उन्होंने तय किया हम शादी नहीं करेंगे। कोई वजह तो होगी क्यों शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जो शादी नहीं किया उनको भी इस रेडार में लाना है। स्टेट के
नज़रों में लाना है इनको, इसीलिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आपने अगर रजिस्टर नहीं किया, आप क्रिमिनल हैं, आपको जेल जाना होगा। रजिस्टर करते वक्त आपको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताना होगा, और जाहिर है कि अगर ये इंटरकास्ट या इंटर कम्युनिटी है तो इसको रजिस्ट्रार अनुमति नहीं देगी, आपको अनुमति लेना है। तो आप शादी कर लेते फिर, मतलब अगर आपको ये सब करना ही था, तो इससे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो शादी से बच रहे हैं उनको भी कैसे इस नेट में लाया जाए, उनको भी कैसे पकड़ के इस केज, इस पिंजरे में रखा जाए। पर काफ़ी लोग का कहना ये है कि ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों का मतलब हम आपको सेफ रखना चाहते हैं। हम पता अगर आपकी फैमिली मिसिंग रिपोर्ट डालती है तो हम उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं आप मिसिंग नहीं हैं, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं। तो काफ़ी लोग ये देते हैं कि ये लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए ही यूसीसी आने वाला है। नहीं, हम जानते हैं, हम औरतें और लड़कियां और सारे जिनको ये आइडेंटिटी दी जाती है औरत की, हम जानते हैं कि सिक्योरिटी का एक कोड वर्ड है। सिक्योरिटी का मतलब है सर्वेलेंस। सिक्योरिटी का मतलब है कि हम आपको तब तक हम आपको इस तरह सुरक्षित रखेंगे कि आपको 6 बजे के बाद घर के अंदर रखेंगे, वो भी सिक्योरिटी के लिए है। वुमेंस हॉस्टल्स के रूल्स इतने अजीब हैं यूनिवर्सिटी में कि जहाँ मेंस हॉस्टल्स हैं वो किसी भी टाइम घर वापस हॉस्टल आ सकते हैं। औरतों को, लड़कियों को 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक घर हॉस्टल वापस आना पड़ता है। आई मीन ज़ाहिर है कि ये बहुत ही घटिया और बिल्कुल नाजायज़ कारण बताया जा रहा है हमसे, क्योंकि अगर आपको हमारी सुरक्षा, औरतों की और लड़कियों की सुरक्षा में इतनी ही दिलचस्पी थी, तो आप उनको अंदर रखिए जो खतरा कराते हैं हमको। जो ये कहिए कि मर्दों को अंदर रखिए 6 बजे के बाद, हम घूमें 1 बजे सड़कों पे, बहुत ही हम औरतों से नहीं डरते ना। तो ये सिक्योरिटी वाला जो आप देखेंगे हर बहुत ही, अगर रेप तो हर रोज़ होता है, कई सारे रेप होते हैं, लेकिन कोई एक केस बन जाता है कोई मीडिया में बहुत, तो तब इमीडिएटली क्या होता है, सर्वेलेंस कैमरास, जैसे आरजी कौर अस्पताल में ये कहा गया कि अच्छा अब रात को जो विमेन डॉक्टर्स हैं उनको नाइट ड्यूटी नहीं दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं, बजाय कि जब वो आएंगे वो हम उनको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, वो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको घर बैठना है। तो सुरक्षा बहुत ही एक कन्वीनियंट टाइप ऑफ एक्सक्यूज़ है। ये जो उत्तराखंड सिविल कोड के जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उससे सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी किसी की करनी होती है तो नॉर्मल कानून है ना। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं तो आप नॉर्मल कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, जो कि इंटरेस्टिंगली 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर्स पीपल इन लिव इन रिलेशनशिप्स। वो सिर्फ वो जो लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं और अगर वो वायलेंस फेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो न्याय पा सकते हैं। सिक्योरिटी बस एक एक्सक्यूज़ है और तुमको बांध के रखने की। तो ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के, उसका एक मकसद है, उसका सबसे मतलब मेन मकसद यही है कि औरतों की एजेंसी जो है, औरतें जो अपने विल से और मतलब चाहते हुए वो कुछ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने दिल से मोहब्बत करना चाहते हैं, जो भी है उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कास्ट के बाहर और कम्युनिटी के बाहर कोई रिलेशनशिप्स ही ना बने, रिश्ते ही ना बने। और ये लव जिहाद टाइप ऑफ जो इन्होंने एक मिथ्या कथा खड़ा कर रखा है, उसका मतलब क्या है? वो ये एक्चुअली मुझे लगता है ना कुणाल, कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है हिंदुत्व के मध्य। उनको लगता है कि मुसलमान जब निकलते हैं हिंदू औरतों को रिझा के सेड्यूस करने के लिए, वो बिल्कुल जीत ही जाएंगे, हमें कोई चांस ही नहीं, हम ये नहीं। तो आप भी करो ना, आप भी करो लव जिहाद, मतलब आप करो, आप जाके हिंदू औरतों, बाकी के हिंदू औरतों के साथ जो मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार जताना शुरू कर रहे हैं, उनसे दिखाओ कि हम उनसे बेहतर हैं। बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है मेरे ख्याल से हिंदुत्व वाले, हिंदू नहीं हिंदुत्व वाले। तो ये लव जिहाद टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट से औरतों को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो गुड़िया हैं,
वो सोच नहीं सकती, वो बैठी हैं, वहाँ से एक मुसलमान आया उनको रिझा के ले गया और हमने वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा इंटर कम्युनिटी मैरिजेस है भी नहीं, और है भी तो क्या प्रॉब्लम है। तो दिस कंट्रोल और सिक्योरिटी वाला आर्ग्यूमेंट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ हिंदुत्व ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी विच डज नॉट वांट नॉन इंडोगमस मैरिज, यानी कि जाति के बाहर और समुदाय के बाहर शादी करवाना नहीं चाहते। क्यों? तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो प्योरिटी पोल्यूशन की बात है कि घर की इज़्ज़त बेटी में और बेटी के वूम में, बेटी के यूटरस में रखा है इस फैमिली की इज़्ज़त, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा करेगी वो किस मर्द के साथ जुड़ा हुआ होगा। सवाल यही है, वो बच्चा उसका नहीं है, वो मात्र एक अलमारी जैसा है, अलमारी में वो कुछ रखा हुआ है, वो एक मर्द लेगा और बाप लेके हस्बैंड को दे देगा, तो बच्चे को उस तरह का एक प्रॉपर्टी माना जाता है। सो द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड इज़ द परफेक्ट, मतलब अभी तक कोई शक अगर हमारे दिमाग में था कि शायद मैंने जो अभी तक कहा वो शायद ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नारीवादी बन रही है, अब साफ जाहिर है इस कानून से किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं हमको। एब्सोल्युटली। पर जैसे आपने कहा कि परिवार के बारे में अगर आप किसी से पूछे तो परिवार आपको क्या देता है? अब बहुत सारे रोमांटिक आइडियाज़ होंगे, पर अगर आप पूछे आपका परिवार कौन है, तो फिर वो बायोलॉजिकल किन से ही डिसाइड होगा। सही। कोई ये नहीं बोलेगा मेरा बचपन का दोस्त है, या तो फिर जिसके साथ में पढ़ा हुआ, या तो मतलब वही है कि परिवार सेंट्रिक बायोलॉजिकल किन पे ही आके ख़त्म हो जाता है। तो जैसे हम शादी डिस्कस कर रहे हैं, तो शादी क्या करता है, मतलब टूवर्ड्स द वुमेन, व्हाट डज इट डू? एक अरेंज्ड कास्ट वाइज अरेंज मैरिज की ही अगर हम बात करें तो वो क्या करता है एक औरत की साइकोलॉजी के साथ, या उनकी जैसे वो अपने आप को कैरी करती है, कंडक्ट करती है, व्हाट डज इट डू टू देम? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा इस पे सोचना चाहती हूँ कि हम जिसे फैमिली कहते हैं आज, जो बहुत ही प्राकृतिक माना जाता है, जैसे कि घास उगता है वैसे फैमिली है, जहाँ एक मर्द, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, शायद दैट इज़ उस मर्द के माँ बाप, वो उसको फैमिली माना जाता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि फैमिली ऐतिहासिक तौर पे बदलता, उसका रूप बदलता आया है, और इसी देश में इसी वक्त अलग तरह के फैमिली अब भी बचे हुए हैं, जैसे कि खासी मैट्रिलिनी अब भी बचा हुआ है, और खासी मैट्रिलिनी में फैमिली की सबसे छोटी सबसे यंगेस्ट लड़की जो है वो माँ बाप के साथ रह के उनका देखभाल करती है, उसका हस्बैंड उसके साथ रहने आता है और प्रॉपर्टी उसी को जाता है। तो मुझे याद है मैंने टीवी पे कभी एक प्रोग्राम देखा था जहाँ इस खासी मैट्रिलिनी की बात जब हुई, दिल्ली के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था ये प्रोग्राम, और उसने किसी ने कहा कि खासी हमारे यहाँ परिवार का मतलब ये है, और हंसने लगे लोग, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो एजुकेटेड, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको लगता है कि हम जो करते हैं वही एक सही चीज़ है। कज़िन मैरिज इज़ इंसेस्ट, मतलब कोई भी कम्युनिटी में कज़िन मैरिज हो तो वो कहने लगते हैं अच्छा भाई बहन से शादी करता है, तो बहुत इस्लामोफोबिक टाइप ऑफ कमेंट्स आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि ये लोग तो अपनी बहन से शादी करते हैं। नहीं, लेकिन उनके कम्युनिटी में फर्स्ट कज़िन को बहन नहीं माना जाता। मैं एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, नायर कम्युनिटी, हमारे यहाँ भी फर्स्ट कज़िन मैरिज बहुत ही नॉर्मल था। तमिलनाडु ब्राह्मण कम्युनिटी में अंकल और नीस मैरिज बहुत कॉमन था। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक क्लोज रिलेटिव्स में शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों पे असर पड़ सकता है, लेकिन वो साइंटिफिक रीज़न नहीं दे रहे हैं ना, वो कुछ और ही रीज़न दे रहे हैं। तो शादी का रूप बदलता आया है। मेरे कम्युनिटी में, नायर कम्युनिटी में मैट्रिलिनी था, लक्षद्वीप मुसलमानों में मैट्रिलिनी है। मैट्रिलिनी सीधा इस तरह का इन्वर्शन नहीं है कि मदर डॉटर, वो होता है कि सिस्टर्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं नायर मैट्रिलिनी में, और इनके पार्टनर्स जो हैं जिनके साथ ये बच्चे वो अपने सिस्टर्स के साथ रहते हैं।
हाउस होल्ड वॉज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स चिल्ड्रन। तो ये सब कहने के बाद आपका सवाल था कि औरत के साथ फिर क्या होता है इस फैमिली के चलते। तो अब जो फैमिली नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल ही नहीं नेचुरल माना जाता है, उसमें क्या है, औरत को शादी करके अपने हस्बैंड के पास जाके रहना है और ज़्यादातर केसेस में उनको हस्बैंड के फैमिली के साथ जाके रहना है। तो एक ये जो मूव हर औरत 12 साल की उम्र से इसके बारे में सोचने लगती है, बहुत ही एंग्शियस हो जाती है। मैं टीचर हूँ, अगर मैं कई बार क्लासरूम में जाके अगर मैं पूछती हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट, खासकर उस उम्र में अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में पूछती हूँ कमरे भर लड़कियों से कि क्या बनना चाहती हो, तो वो हमें इनमें से 50% ये कहेंगे कि वो इट डिपेंड्स ऑन हु आई मैरी। क्योंकि मैं अपना एम्बिशन अभी से नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है वो ट्रांसफरेबल जॉब में हो सकता है वो मुझे काम ना करने दे, तो फिर मुझे कुछ और देखना होगा। फिर आखिरकार हमें घर तो संभालना ही है, बच्चों को दे। और ये बिल्कुल ही अपर क्लास औरतें कह रही हैं, ऐसा नहीं कि इनफैक्ट वर्किंग क्लास औरतों में ज़्यादा इंडिपेंडेंस होता है एक लेवल का। तो अपने एम्बिशंस के पर काटना लड़कियां बहुत जल्दी सीख जाती हैं। तो मुझे लगता है हम जब ये शब्द हिंसा इस्तेमाल करते हैं, हम थप्पड़ मारना ये सब समझते हैं, ये हिंसा है, जाहिर है हमारे सामने है। ये एक अलग तरह का हिंसा जहाँ किसी औरत की अस्मिता को बचपन से बांध के, पर काट के पिंजरे में रखना खुद सीखती हैं औरतें। ये सबसे बड़ा नुकसान है इस तरह के शादी में। तो होता क्या है कि उसको एक और जगह जाना है और एक घर जाना है जहाँ सब कुछ सारे नियम वगैरह फिक्स्ड हैं, वहाँ आपको जाके एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट तो हम बहुत सुनते हैं इसको लेके, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बार बार हमें सुनने को मिलता है कि औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में ही ये सब होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार है, क्योंकि हम क्यों नहीं सोचते कि ससुर और दामाद में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं होते। क्योंकि वो साथ रहते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। अगर वो एक ही बिजनेस में काम करते हों तब हम देख सकेंगे कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ आप मिलते हैं त्यौहार, साल के 3 बार त्यौहार में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जबकि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में क्या हो रहा है, बहुत जैसे एक टेबल में भरी चीज़ें हैं जो मर्द खाएंगे, मतलब मैं लिटरली नहीं कह रही हूँ खाना, बट आई एम सेइंग जो बाकी बचा है, जो वो पावर, अगर टेबल पे पावर रखा हो, मेरा कहने का मतलब ये है, पावर रखा हो तो पावर मर्दों में बांटा जाता है, औरतों को थोड़ा बहुत फेंक दिया जाता है। और ये माँ जो अब तक हस्बैंड के कंट्रोल में रही और अब उसका बेटा हो गया है कुछ घर में, तो अब वो चाहेगी कि मेरी बारी है, क्योंकि उसको कोई और पावर का रास्ता नहीं है। तो औरतें भी मर्द जैसे पावर चाहती हैं, वो भी इंसान है, वो कोई आसमान से टपके फरिश्ते नहीं हैं। तो पावर बहुत ही पैथेटिक पावर है, डोमेस्टिक पावर है। तो वो जाहिर है कि वो लड़ेंगे। वो किचन में कौन क्या करेगा उसको लेके लड़ाई चल रही है। एक इस तरह की हिंसा जो है, जहाँ औरत को उस फैमिली के रूप में अपने आप को ढलना है, नाम बदलना है। इन मेनी कम्युनिटीज़ पहला नाम भी बदलता है। तो आप जब स्कूल में किसी के साथ, आप किसी को जानती थी अलका गुप्ता, मैं ऐसे ही एक नाम कह रही हूँ, और शादी के बाद वो रश्मि अग्रवाल बन जाती है, मतलब वो गायब ही हो जाती है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे उसको। तो पूरी जो अस्मिता है वो हम खो जाते हैं इस तरह के सिचुएशन में। मतलब ये जो कहा जाता है कि औरत की दुश्मन है वगैरह, मतलब उसमें मर्द का रोल भी तो है ना। मतलब अगर आपकी मॉम और आपकी वाइफ झगड़ रही हैं तो आपका काम है वो सॉल्व करना ना। बिल्कुल। बिकॉज इन्होंने क्या किया, मतलब जैसे आप बता रही हैं, आपने एक बॉक्सिंग रिंग बना दी, उसमें 2 जन को छोड़ा, एक को बोला आपके पास ज़्यादा पावर है, एक को बोला आपको पावर लेने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी है, और फिर आप डिस्कस कर रहे हो कि ये 2 लड़ क्यों रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा आप ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि
ससुर को सीधे मुंह नहीं लड़ना पड़ता है बहू के साथ, ये भी है। तो बहू शाम को 4 बजे वापस अब नहीं आई या जो भी है, तो वो खुद जाके मतलब बहू के साथ मुंह लड़ाना नहीं, सास से कहा जाएगा उसको संभालो, वो उसको अमेरिका टाइप प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी एंड फिर सास मतलब सास पर भी फिर वो क्रिटिसिज्म पड़ता है कि तुमने ठीक से इसको कंट्रोल नहीं किया। इट्स एजेंट है, मदर इन लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज एन एजेंट ऑफ पैट्रियार्की, और उसने वो एजेंट का काम नहीं किया तो वो सब कुछ हो सकती है। तो हमें उसी सवाल को लेके कि उसके साथ क्या होता है, एक इस तरह का हिंसा है। दूसरा, हर परिवार में जो हम इसके बारे में ठीक से बात नहीं करते मेरे ख्याल से, वो है लैंगिक आधार पे श्रम का विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि बिल्कुल ही अगेन नेचुरल प्राकृतिक माना जाता है कि औरत को घर का काम करना है, चाहे वो सीईओ क्यों ना हो। आपने ज़रूर देखा होगा इंदिरा नूई के इंटरव्यूज़, जहाँ इंदिरा नूई इतनी मतलब बड़ी सीईओ है और वो कहती है कि फिर भी जब मैं घर आती हूँ, माँ मुझसे कहती है कि दूध लाए बच्चे के लिए। तो अगर आप सब बड़े से बड़े सीईओ हों, तब भी आपको कुछ अरेंजमेंट बना के जाना होगा। अगर आपके पास 5 मेड्स भी हैं, तो इसका मतलब है कि कोई और आपसे गरीब औरत, हमसे गरीब औरत वो काम कर रही है जो हस्बैंड का काम नहीं है, मेम साहब का काम कर रही है वो। तो मेम साहब हम बन सकते हैं, वरना हमें करना होता झाड़ू पोछा बर्तन, वो क्योंकि मर्द की इसमें कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। आप जितनी भी पैसे घर में लाए, आपको ये बना के रखना है ये अरेंजमेंट। और कोई भी मेड अगर छुट्टी पे जाए, नैनी छुट्टी पे जाए, तो कौन छुट्टी लेगा काम से? हस्बैंड तो नहीं देगा। तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बहुत, और इसका एक सार्वजनिक डायमेंशन भी है, एक सार्वजनिक दायरा भी है कि इसको इतना नेचुरल माना जाता है कि औरतों को इक्वल वेजेस देने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। तो वो कंस्ट्रक्शन लेबर में काम कर रहे हों या जहाँ भी, वो भी कमर तोड़ मेहनत कर रही हैं, वही काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं, लेकिन कम पैसे दिए जाएंगे, कम वेतन दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि ये घर का दूसरा वेतन है। माना जाता है मतलब इट्स कन्वीनियंट फॉर एम्प्लॉयर्स टू बिलीव दैट, तो उनको कम वेतन दिया जाता है। और जब ये बहुत ही फिज़िकली टैक्सिंग, जो बहुत ही कमर तोड़ काम है, जब वो मैकेनाइज किया जाता है, लाइटर बनाया जाता है, तो ट्रेनिंग किसको दी जाती है? मर्दों। और वो काम जैसे फिशिंग नेट्स हैं या तरह तरह के, इस पे काफ़ी रिसर्च है कि तरह तरह के काम जो हाथ से जब करते थे बहुत ही लाइट माना जाता था, कम पैसे दिए जाते थे, औरतें करती थी। जब उसको मैकेनाइज किया जाता है, मर्दों को ट्रेनिंग मिलता है, मर्दों को वो काम दिया जाता है और उनको वेतन भी ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि अब ये स्किल्ड लेबर बन गया है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट ओनली अबाउट फैमिली के अंदर जो होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ सो नेचुरलाइज कि इससे पब्लिक में भी इसका असर पड़ता है। बट ये जो शादी से शुरुआत होती है, मतलब शादी की थॉट से ही शुरुआत होती है वायलेंस की। बिकॉज समझिए, अगर आप शादी करना चाहती है और आप अब सोच रहे कि चलो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वेट बनना है, मुझे कुछ बनना है, तो मैं ऐसा आदमी ढूंढूंगी जो मुझे जो बनना है वो बनने दे। वो मतलब स्टिल इट्स अ बैड बार्गेन ना, 1/3 ही, मतलब उसके आगे कुछ, उसके पीछे कुछ, वो नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो एक सिलेक्शन ऐसा है कि जो मुझे फ्रीडम दे, वो तो बहुत ही मिनिमम जीरो स्टार्ट है, मतलब। बिल्कुल, यू आर राइट एक्चुअली, बट दैट इज लाइफ फॉर मोस्ट वुमेन, लाइक, एंड आई सी दिस एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया अ लॉट। देयर इज अ, मतलब लोग समझने भी लगे हैं कि इसमें एक घोर अन्याय है। वो मैं देखती हूँ, जब रील्स देखती हूँ और उस पे कमेंट्स देखती हूँ, तो पता चलता है उन कमेंट्स से कि लोग समझ रहे हैं कि ये कितना, अब जैसे आप कह रहे हैं, ये कोई बार्गेन है कि हम ये, मतलब इतना कि हमारे पर जो नहीं काटेगा हम उससे शादी करेंगे, ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है और उससे काम चलाते हैं। और लोगों को पता भी है, समझ में आ रहा है लोगों को, औरतों को और मर्दों को भी, कि ये बहुत ही अजीब
सिचुएशन है और इसका, लेकिन मुझे लगता है कि वो इमेजिनेशन नहीं है जिससे कि हम बतौर समाज कुछ और तरह की ज़िंदगी के बारे में हम इमेजिन कर सके। अगर आप इंसान हैं, हम चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, सेक्स चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, तो देयर मस्ट बी अदर वेज एंड देयर आर अदर वेज। तो जो अलग तरीके से लोग रहना चाहते हैं, वेदर क्वेयर रिलेशनशिप हो, समलैंगिक हो, हेट्रोसेक्सुअल हो, जो भी हो, तरह तरह के रिलेशनशिप्स में और तरह तरह के फैमिलियों में रह सकते हैं। उसका एक तो इमेजिनेशन लिमिटेड है, लेकिन अगर आप इस तरह की ज़िंदगी जीते भी हों तो आप कानून से डर डर के रहेंगे हमेशा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम 3-4 लोग हैं, हम एक घर में रह रहे हैं, हमें इस घर के बाहर किसी को नहीं पता इन 4 लोगों में क्या रिलेशनशिप है। वो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, कोई भी अलग सेक्सेस के हों, तो किसी को क्यों पता लगना चाहिए कि ये कैसे रह रहे हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड को पता रहता है, और वो कहेंगे कि सिर्फ मैरिड लोगों को, ये भी हम जानते हैं, सिंगल वुमेन को, सिंगल मैन को, और अब ज़्यादातर अब मुसलमानों को घर नहीं मिलता किराए पे, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स तय करते हैं कि नहीं देंगे, क्योंकि सबसे जो मेन स्ट्रीम टाइप ऑफ फैमिली लोग हैं उन्हीं को देंगे। अब अगर ये 4 लोग साथ रह रहे हैं, किसी को तो वो संपत्ति बांटना चाहते हैं, या मैं मर रही हूँ और मेरे मरते वक्त कौन डिसीजन लेगा कि वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, वरना ये होगा कि जिस फैमिली ने आपको बाहर किया, उसी फैमिली वापस आएगी संपत्ति लेने के वक्त और मरते वक्त। तो हम जब सोचते हैं, वी हैव टू थिंक ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स विच आर, अब मैं कॉन्ट्रैक्चुअल कहूँगी, लेकिन क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कहते ही लगता है कि ये इतना हार्ड है, इतना इसमें कहाँ मोहब्बत के लिए जगह है। लेकिन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी सिंपली एन अग्रीमेंट, करार, मैत्री करार गुजरात में। पर वाउज भी तो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। क्या जो मैरिज वाउज होता है वो भी तो एक तरह नहीं है कुणाल। हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, द मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। द हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, सीधे भगवान के सामने हमने ये तय किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें, कोई आपकी ये जिम्मेदारी होगी, आपकी ये जिम्मेदारी होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और क्रिश्चियन मैरिज इज़ ऑल्सो अ सैक्रामेंट। सैक्रामेंट मतलब सीधे भगवान ने आपको शादी किया है, तो इसके बाद इससे निकलना मुश्किल है। और हम देखेंगे कि बार बार कोर्ट्स जो हैं, जजमेंट किसी केस कोई और होगा, लेकिन बार बार, खासकर अब पिछले 10-12 साल में आप देखेंगे, कोर्ट्स कहते हैं कि द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज मस्ट बी अपहेल्ड। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोर्ट्स ये अपनी जिम्मेदारी क्यों समझते हैं कि द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज मस्ट बी अपहेल्ड। वो आप केस सुलझाइए ना, जो भी है, डिवोर्स है, जो भी है। So I don't think it's a contract. The Muslim marriage is technically a contract. हालांकि वहाँ भी पितृसत्ता बिल्कुल हावी है मुस्लिम सोसाइटीज़ में, लेकिन टेक्निकली क्यों उनकी कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखेंगे कि नॉर्मल सोसाइटी में तलाकशुदा औरतों पे इतना स्टिग्मा नहीं है जितना हिंदू सोसाइटीज़ में है। मतलब वो फिर दोबारा शादी करती हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि पितृसत्ता नहीं है, पितृसत्ता बहुत ज़्यादा हर समाज में हावी है, लेकिन मैरिज को बनाना और तोड़ना कॉन्ट्रैक्चुअल रूप से इट कैन बी मोर फेयर, उसमें ज़्यादा संभावना है फेयर होने की। फिर देन दैट मीन्स दैट हम ये मैरिज अगर डिवोर्स हो जाता है, इस पे समाज इतना डरता क्यों है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डिवोर्स है, यहाँ कम है, यहाँ कम डिवोर्स हैं तो खुश होने की बात। खुश हो, हाँ, मतलब इसलिए व्हाई इज इट सच अ ग्रेट अचीवमेंट कि डिवोर्स कम है। मुझे लग रहा है कि कभी कभी मैरिटल रेप पे अगर बात आती है तो कोर्ट बहुत ही, पर वो भी तो मतलब हेवीएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है ना। बिल्कुल। तो उस पे
कोर्ट्स बोलेंगे अगर सैंक्टिटी ऑफ मैरिज अपहेल्ड करनी है तो मतलब इंसान और जानवर में क्या फ़र्क बचा फिर? नो यू आर राइट। वैसे जानवर में रेप कम होता है, जानवरों में बिल्कुल कंसेंशुअली ही होता है सेक्स व्हेन द फीमेल इज इन हीट। बट हम मानते हैं कि इंसान सबसे इवॉल्व्ड क्रीचर्स हैं, मुझे इससे काफ़ी शक है। बट यू आर राइट कि सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, सी दिस इज़ अ पैराडॉक्स कि द राज्य और कानून और कोर्ट्स एक तरह से कहते हैं कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक बार दरवाज़ा बंद हुआ तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज यही है कि उसको वहाँ बरकरार रखेंगे, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कहने से उसको पब्लिक में लाया है ना, आपने जब कहा सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को अपहोल्ड करना है, जाहिर है कि आप समझते हैं कि हम घर के अंदर जाके भी उस सैंक्टिटी को अपहोल्ड करेंगे। तो मैरिटल रेप इज़ एक्चुअली अ वेरी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इस चीज़ का कि आपने एक बार शादी की तो आपकी ज़िंदगी भर कंसेंट रहा उसके साथ सेक्स करने का, ज़िंदगी भर जब तक आप मरेंगे, जब वो चाहे आपके साथ सेक्स। और ज़्यादातर ये और ऑब्वियसली औरतों के साथ ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि इस मर्द के साथ मैं सेक्स करूँगी ज़िंदगी भर, जब भी वो चाहे। तो ये किस दुनिया में, किस इमेजिनेशन में इसको जायज़ माना जा सकता है? सिर्फ उस दुनिया में जहाँ शादी बरकरार रखना स्टेट का काम है, क्योंकि शादी के ज़रिए एक ऑर्डरली समाज बन के रहे। क्योंकि ये सवाल अक्सर आएगा जब इस तरह जब हम बात करते हैं, तो फिर बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएगा, औरतें शादियाँ छोड़ेंगी, पता नहीं क्या किस तरह के। हाँ, तो जब एक सोशल ऑर्डर इतना ही अन्यायपूर्ण है, तो अगर न्याय लाने के लिए थोड़ा सा डिसऑर्डर होगा तो होगा, वन हैज़ टू मतलब झेलना पड़ेगा। इट मीन्स दैट वुमेन मे बी बिकमिंग फ्रीयर। तो ये कंसेंट वाली बात, शादी के बाद कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एक अजीब तरह का अंडरस्टैंडिंग है जो नेचुरलाइज भी है। तो जहाँ शादी के बाहर अब ज़्यादा लोग समझने लगे हैं कि कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कंसेंट लेना सेक्सी है, कंसेंट लेना बोरिंग सी कोई चीज़ नहीं है। उसको बहुत मॉक किया जाता है, बहुत इस पे कि अच्छा कितनी बार पूछेंगे, क्या पूछेंगे, सब कुछ पूछो, सेक्सी बनाओ उसको। तो दैट आई थिंक और हमने ये भी समझ गए हैं अब तक कि कंसेंट एक चीज़ के लिए हो सकता है, दूसरी स्टेप के लिए शायद नहीं, तीसरे स्टेप के लिए शायद नहीं। कोई भी स्टेज पे कंसेंट विथड्रॉ किया जा सकता है, कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी। तो ये सब हम शादी के बाहर अब समझने लगे हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शादी होते ही और वो दरवाज़ा बंद होते ही ये सवाल फिर कैसे नहीं रखता कोई मायना, तो ये कोई वजन नहीं रखता ये सवाल उसके बाद। तो इट टेल्स अस समथिंग अबाउट मैरिज। आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि औरत पे क्या असर पड़ता है, तो जाहिर है कि समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी सो इम्पॉर्टेंट आउटसाइड मैरिज, कोई भी नहीं कहेगा कि कंसेंट के बिना आप कुछ भी कर सकते हैं। वो उस तरह के गाने जो थे हमारे हिंदी फिल्मों में, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक रूप ही था, इस पे बहुत लोगों ने चर्चा की है। अब उस तरह के गाने भी नहीं होते हैं। मतलब इवन इन मेन स्ट्रीम कल्चर ये समझ में आया है कि कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्स। अब अगर आप कह रहे हैं कि शादी में कंसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हाँ, हमें आप कुछ शादी के बारे में बता रहे हैं कि शादी एक हिंसा पे आधारित संस्था है। सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक आइडिया, द आइडिया ऑफ मैरिटल रेप नॉट बीइंग अ क्राइम। तो एक चीज़ मतलब मैरिटल रेप के बारे में जब काफ़ी लॉयर्स भी जब बात करते हैं, जिनकी बाकी बातें मुझे लगता है कि यार कितनी बढ़िया बात बोली है, क्या अच्छी बात बोली है। मैरिटल रेप पे आते-आते वो बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉज़ या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लॉज़ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। सो मैरिटल रेप का एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। द वुमेन आर प्रोटेक्टेड अंडर मेनी लॉज़ ऑफ वायलेंस। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर है तो एक और आ जाएगा, उसमें क्या है?
नहीं, एक्चुअली इसमें ना कुना थोड़ा मैं भी उनके साथ सहमत होंगी कि अलग कानून लाने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज हो जाए। मेरी समझ में शादी है प्रॉब्लम, और सिर्फ शादी नहीं, कंपल्सरी शादी। हमारे समाज में शादी कंपल्सरी है। 20 साल की उम्र से औरतों को पूछा जाता है, 24 साल से लड़कों को शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। शादी कराना है, शादी कंपल्सरी है। ये सवाल हम कभी नहीं उठाते, ये एक बक्से में बंद करके रखते हैं। ये सवाल है भी नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के लिए यह सवाल है। तो अगर हम वो सवाल नहीं उठाते तो फिर मुझे लगता है कि अगर वो उठा नहीं रहे हैं, अभी फ़िलहाल उसको बक्से में ही रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैरिटल रेप शुड बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उस औरत को जिसने मैरिटल रेप सहा हो, उसको फ़ौरन डिवोर्स करने की सारी प्रक्रियाएं उसके पास होनी चाहिए। उसको फाइनेंशियल जो भी उसको फाइनेंशियली मिलना चाहिए वो देनी चाहिए, ताकि वो शादी छोड़ सके। अगर उसका पति जेल जाता है, उसको क्या मिलता है? नहीं, मैं तो क्रिमिनलाइज़ हाँ, की बात नहीं कर रहा था। तो आई फील कि उसको मेक इट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एंड मेक डिवोर्स समथिंग फेयर फॉर वुमेन। अब एलिमनी की बात जब करते हैं, आई हैव नोटिस्ड कई जजमेंट्स में आप देखेंगे, और लोग भी समाज में भी लोग इस तरह सोचते हैं कि अगर औरत को नौकरी है, वो उसकी अपनी इनकम है, उसको एलिमनी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं वो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की बात फिर उठाऊंगी कि कोई भी शादी में वो शादी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उस औरत ने चलाया है। ये अनपेड लेबर है उसने जो किया है, चाहे वो खुद बर्तन धो रही हो या किसी को रख के उसको सुपरवाइज कर रही हो, वो एक फॉर्म ऑफ लेबर है, वो श्रम है, इट्स वर्क। उस वर्क के लिए, उस श्रम के लिए कुछ भी नहीं मिलता, को एक पैसा नहीं मिलता। फेसबुक पोस्ट मिलता है, मदर्स डे पे पोस्ट, फेसबुक पोस्ट मिलते हैं। काफी लोग ये भी बोलते हैं, मतलब एक सॉरी टू कट यू, बट काफी लोग ये कहते हैं ना कि होम मेकर इज द टफेस्ट जॉब। ये वो तो एक मेरा दोस्त है, ही इज इन अ डिसेंट कॉर्पोरेट पोजीशन, तो वो बोलता है बट होम मेकर भी तो जॉब होता है, होम मेकर भी तो नौकरी होती है। तो आई तो आस्क्ड हिम वंस कि एक बंदा है जिसने मतलब बंदी जिसने 5 साल नौकरी की, फिर उनका बच्चा हुआ, 3-4 साल उनको छुट्टी लेनी पड़ी बिकॉज हस्बैंड का हाई प्रेशर जॉब था, 3-4 साल वो होम मेकर थी। तो वो 5-6 साल जो उसने नौकरी की और 3-4 साल वो होम मेकर थी, तो होम मेकर को तुम वर्क एक्सपीरियंस मानोगे क्या? और नहीं मानोगे तो फिर क्यों इतना सोशल मीडिया पे एलिवेट कर रहे हो? बिल्कुल, नो, होम मेकर इज अ जॉब इज व्हाट वी से। जो नारीवादियों ने इस बात को फ्रंट एंड सेंटर लाया कि घर का काम जो है वो काम है। हाँ, हमने कहा वो, मतलब इन्होंने, ये कॉर्पोरेट मर्दों ने नहीं कहा, हमने कहा। और ऐसा नहीं है कि फेमिनिस्ट डोंट थिंक हाउसवर्क मैटर्स, हाउसवर्क मैटर्स। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये श्रम, अगर इस मोमेंट से हर औरत कहे कि मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं कोई घर का काम नहीं करूँगी, तो जो नौकरियां हैं उसमें जो मर्द वापस जाते हैं हर रोज़ रिफ्रेश्ड, वो घर आते हैं तो उनको साफ घर मिलता है, जितना भी वो गरीब हो, साफ घर मिलता है, खाना मिलता है, उनके बच्चों को का देखभाल हो रहा है, उनके कपड़े धुले जाते हैं। ये सब काम अगर बीवियां करना छोड़ दें तो किसी को से करवाना होगा। उसका वेतन कौन देगा? तो ये वेजेस फॉर हाउसवर्क करके एक मूवमेंट था ब्रिटेन में 70s में, जहाँ फेमिनिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने कहा, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि और अगर हम हाउसवर्क के लिए, घर के काम के लिए वेतन देना शुरू करें तो ये पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम क्राइसिस में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक द एंटायर इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन अनपेड डोमेस्टिक लेबर। उस डोमेस्टिक लेबर के लिए अगर वेतन देना पड़े तो या एम्प्लॉयर्स को देना वेजेस बढ़ाना पड़ेगा, या हस्बैंड्स को देने पड़ेंगे, वाइफ्स को अपनी बीवियों को कुछ वेतन देने पड़ेंगे, तो वो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। दिस होल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन अनपेड डोमेस्टिक लेबर विच शुड बी ट्रीटेड एज वर्क। और जैसे सेंसस में भी बहुत देर में जाके फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट जयति घोष वगैरह इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने
निभाया है कि जब सेंसस जो करते हैं वो जाके पूछ क्या आप काम करती हैं, तो औरतें ना कहती हैं, जबकि वो घर का काम कर रही हैं। अगर वो रूरल एरिया में हो, वो पशुओं का देखभाल, मुर्गियाँ रखना, पानी लाना, ये सब उसको वो काम ही नहीं मानते, वो भी खुद भी काम नहीं मानते। तो इसको वर्क समझना और इसको सेंसस में लाना, तो एक ज़माने में हाउसवाइफ्स, बेगर्स, वेग्रेंट्स ये सब एक कैटेगरी में थे, और वो सब अब बदल गया है। अब मतलब क्योंकि इतना काम हुआ है उस पर और इतना प्रेशर डाला है फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट ने, तो अब माना जाता है। तो अगर इसको हम उस कॉर्पोरेट आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड से, एक सवाल ये है कि आप इसको वर्क एक्सपीरियंस मानेंगे, दूसरा सवाल ये होगा कि वो जो काम करती थी वो सैलरी, उनको वो सैलरी फिर आपको रीइम्बर्स करना होगा। कौन करेगा वो रीइम्बर्स? वो 3-4 साल जो वो अपने बच्चे के लिए कर रही है, लव के लिए कर रही है। टेनिस में लव ऑल का एक मतलब होता है, लव का मतलब ज़ीरो भी होता है टेनिस में। तो ये लव ज़ीरो ही है ना, मतलब बहुत आप प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। और मैं सिनिकल नहीं बन रही हूँ, सच में ये बहुत ही हाँ, ज़ीरो ही मिल रहा है फाइनली। हाँ, so that corporate friend should be asked also another question कि आप उनका सैलरी रीइम्बर्स कीजिए, या आप उतने सारे स्टाफ रखिए कि पूरी तरह से बच्चों का देखभाल भी और सब कुछ हो, तो उसका कौन देगा? तो there's a monetary, only when it comes to housework the monetary effect doesn't matter. आपने एक शब्द भी लिखा एक ऑफिशियल रिपोर्ट में, आप उसको you will want it to be recognized and be paid for it. अब जहाँ हम हैं, एक इक्वल टाइप ऑफ शादी का पॉसिबिलिटी ही नहीं है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव लेंस और बिकॉज ऑफ हाउ मैरिज हैज इवॉल्व्ड, या एक इक्वल टाइप ऑफ शादी का फ्रेमवर्क बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे होगा, क्या मतलब दिखेगा वो? इवन सो एज आई वाज सेइंग कि एक तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड मैरिज। सो इफ वी आर सिटिंग एंड स्पेकुलेटिंग अबाउट अ फ्यूचर वर्ल्ड कि एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ सब कुछ बदल जाएगा और न्याय होगा और सब कुछ, देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रिश्ते, संबंध। अब मैं शादी के बारे में भी कहूँगी, लेकिन मैं जैसे मैं अपने समुदाय के बारे में कह रही थी, नायर समुदाय में मैट्रिलिनी जो था, हमारे यहाँ मैरिज का शादी वाला इंस्टीट्यूशन काफ़ी लाइक 20th सेंचुरी में उभर के आया। तब तक जैसे मैंने कहा बहनें अपने भाइयों के साथ रहते थे और संबंध रखते थे मर्दों के साथ, और बच्चे होते थे तो, लेकिन औरतों के बच्चे थे। जब ये नेचुरल होता है, मैं कह रही थी ना कि इतिहास के हर मौके पे अलग तरह के इमेजिनेशंस होते हैं। मेरे अपनी फैमिली में एक कहानी कहा जाता है कि मेरा मामा, मेरी माँ का सबसे छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा था, ये होगा 1930s में। तो उस वक्त मैट्रिलिनी बदल रही थी, मतलब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश को ये समझ ही इनमें नहीं आया ये सिस्टम क्या है और फिर ऑब्वियसली नायर मर्दों को भी कन्वीनियंस था कि इसको अब पीछे छोड़ना चाहिए मैट्रिलिनी को, और सही समाज में आना चाहिए जहाँ मर्द अपने वाइफ के साथ रहते हैं वगैरह। वो एक नॉर्मलाइज हो रहा था उस वक्त। तो वो बैठ के फैमिली का अर्थ रट रहा था, अंग्रेज़ी पढ़ रहा था उन दिनों, मतलब तो वो रट रहा था और मेरे मामा रट रहे थे, और वो कह रहे थे फैमिली मीन्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, फैमिली मीन्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, इस तरह रट रहे थे। और उनकी नानी जो कि काफ़ी एजुकेटेड थी, वो बिल्कुल चौंक गई और वो कहने लगी कि ये क्या पाश्चात्य संस्कृति हमारे स्कूलों में सिखाया जा रहा है, क्योंकि फैमिली का मतलब है बहनें और उनके बच्चे। तो उनको ये जो हम अभी बहुत ही भारतीय और पता नहीं वैदिक समय से हम अब कह रहे हैं कि इस तरह का फैमिली रहा है, उनको ये फैमिली जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही वेस्टर्न लगा कि ये पता नहीं कहाँ से इस तरह का आइडिया आया है। तो आपके सवाल के जवाब में पहले मैं कहूँगी कि शादी के अलावा भी रहने के तरीके हो सकते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्चुअली, और कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब जैसे मैंने कहा बिल्कुल सेल्फिश नहीं, लेकिन जैसे आप दो लोग हैं, अच्छा आप क्या चाहेंगे, मैं क्या चाहूँगी, और अगर ये छोड़ना पड़े
क्योंकि ज़िंदगी भर ज़रूरी नहीं है कि एक ही के साथ रहना चाहे कोई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे डिग्निफाइड तरीके से किसी को मेरे आइडियल दुनिया में वो होगा, किसी को हर्ट किए बिना, किसी को दर्द दिए बिना, किसी को बेइज्जत किए बिना रिलेशनशिप्स छोड़ भी सकते हैं। तो मेरा इमेजिनेशन उसकी तरफ होगा, जिसमें क्वेयर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं और अलग तरह के रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। लेकिन शादी ही को ले लीजिए, अभी प्रैक्टिकली मैं जानती हूँ कितने ही लोग, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में मैं कितने लोग जानती हूँ जो 50% घर का काम, और औरत का जो प्रोफेशन है उसको इक्वल वेट, अगर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं काम करने के लिए, उनके प्रति न्याय, आप जो कॉमन वेज है वो न दें। वी कैन ऑल अफोर्ड मोर देन व्हाट इज़ द गोइंग रेट फॉर डोमेस्टिक लेबर इन आ कॉलोनी। तो हो सकता है कि कॉलोनी के कुछ लोग आके कहेंगे कि आप वेजेस मतलब बढ़ाने से हमें माहौल ख़राब कर रहे हैं। हाँ, माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसकी आदतें बिगाड़ रही हैं, तो दैट्स ओके, वी कैन डील विद दैट। तो बिल्कुल पॉसिबल है जहाँ बच्चे भी जानते हैं कि पिताजी के साथ भी पिताजी भी डायपर चेंज करेंगे, माँ भी डायपर चेंज करेगी वगैरह। तो इट्स परफेक्टली पॉसिबल एंड आई सी इट एवरी डे। ये कोई फैंटेसी टाइप की चीज़ नहीं है, ये ऐसा रह रहे हैं लोग, ऐसी शादियों में लोग रह रहे हैं। एंड क्या है ना, इसमें आई थिंक वी फॉरगेट, पितृसत्ता है तो औरतों पे ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन हिंसा जो है इस फैमिली स्ट्रक्चर का, वो मर्दों पर भी पड़ता है, और वो अलग तरह का प्रेशर है। जैसे कि अगर लड़की को पे डाउरी का दबाव पड़ रहा है, या गिफ्ट्स लाने के लिए दबाव पड़ रहा है, और वो फ़ोन करके कह के, कितनी कहानियाँ हमने सुना है, वो फ़ोन करके रो रही है माँ से और बाप से कि मुझे मार रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, नहीं बेटी तुम वहीं रहो, हो जाएगा ठीक। वो फिर उसको दिया डालता जाता है, या वो खुदकुशी करती है। लेकिन इस तरह का प्रेशर लड़कों पर भी, अपने बेटों पर भी करते हैं फैमिलियाँ। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा, आपने इतने पैसे खर्च किए, वो फ़ोन करके बोल रहा है मुझे रैगिंग हो रहा है, मुझ पे हिंसा हो रहा है, नहीं बेटे रहो वहाँ, इंजीनियरिंग की डिग्री करो, क्योंकि बाद में हमें कौन करेगा हमारा देखभाल, तुम ही तो करोगे। और वो वहाँ रहता है और वो उसे मारा जाता है या वो खुदकुशी करता है। तो फैमिली, हम प्यार मोहब्बत ये सब कहते हैं, लेकिन फैमिली एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, जो कि शादी वाले होम में भी और अपने ही घर में भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होते हैं मर्द पे। और कोई लड़का कहे मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे स्टैंड अप कॉमिक बनना है, तो आप खुद जानते हैं किस तरह का आपको माहौल झेलना पड़ता है घर पे। अब मुझे आपके फैमिली के बारे में नहीं पता, बट हाँ, इन मतलब जस्ट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू say, I want, unsettle any structure. exactly, I want to be a musician, I want to be something. So the pressure on what happens is, जब आप पितृसत्ता के रूल्स का पालन करते हैं अपने स्पिरिट को दबा के भी, तो मर्दों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो फिर पितृसत्तात्मक समाज में कुछ बन सकते हैं। औरतें जब पितृसत्तात्मक समाज की रूल्स मानते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, मतलब वो रूल्स मानेंगे भी और वो बिल्कुल लूज़र बन के रहेंगे। तो ये फ़र्क है, बट मेन आर इक्वली ओप्रेस्ड बाय पैट्रियार्की। एंड मर्द बन के रहो, ये सब जो होता है, जो प्रेशर होता है। और कितने ही मेल फ्रेंड्स हैं मेरे, कितने मर्द हैं जो बच्चों के पालन में इतना, मतलब उनको खुशी है, वो एक्चुअली प्रोड्यूसेस सर्टेन हार्मोन्स इन योर बॉडी विच मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ऑक्सीटोसिन वगैरह, मतलब एक केमिकल रिएक्शन भी होता है बच्चों की देखभाल करने में, जो कि मर्दों को नहीं मिलता। सो आई फील कि आप पूछ रहे थे कि क्या संभव है कोई फेयर टाइप ऑफ शादी, बिल्कुल संभव है और हो रहे हैं। और एक्चुअली पिछले ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे अब के जवान लोगों में हो रहा है, इन ऑल ऑफ आवर फैमिलीज कोई एक ऐसा चाचा होगा, कोई एक परदादा होगा जिसने घर का काम भी किया हो, बहुत प्यार किया हो, मतलब वो पितृसत्ता के फ्रेमवर्क के अंदर भी मर्दों ने थोड़ा बहुत स्पेस बनाया है, तो हमें वो भी रिकग्नाइज करना चाहिए। पर जैसे आप कह रहे हैं कि पेट्रियार्की का आदमी पे भी असर होता है, तो जो आदमी है उस पे असर हो रहा है, वो कम्युनिकेट करता है, वो तो पर बहुत
वायलेंटली कम्युनिकेट करता है वो असर। सो वो भी एक चीज़ है कि अगर आप दब रहे हो या आप ठीक नहीं हो या आप खुश नहीं हो, तो वो कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका सही है। सीखना चाहिए लोगों को। तो अगर आपको आपके बाप से ताने ताने पड़े आप पे, तो आप जाके बीवी पे निकालेंगे। तो ये है, इसको कैसे मतलब काउंसलिंग और थेरेपी और बोलने के कॉन्टेक्स्ट संदर्भ कुछ भी नहीं है, हम बोल नहीं सकते ना फैमिली के। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कई चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं कर पाते। जैसे नारीवादी स्कॉलरशिप जो है वो बहुत काम कर करके अब हम पोस्टनेटल डिप्रेशन पहचानते हैं, यानी कि बच्चा होने के बाद कभी कभी हार्मोन्स की वजह से, लेकिन कभी कभी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा, छोटे बच्चे को अकेली संभालना कोई आसान काम नहीं है, तो डिप्रेशन में चली जाती हैं औरतें। लेकिन ये बोल नहीं पाती, क्योंकि माँ बनना सबसे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब आप देवी बन गई हैं, अब आप कैसे कह सकती हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे मुझसे ये काम नहीं होगा या बहुत आई एम ओवरवेल्म्ड बाय इट, नहीं कह सकते। लेकिन अब हम उसके बारे में बात करना शुरू किया है। वैसे ही मेल डिप्रेशन, द प्रेशर ऑन मेन नॉट टू क्राई, द प्रेशर ऑन मेन कि आप कोई भी नर्चरिंग काम ना करें। आपने कोई भी नर्चरिंग काम किया तो आप नामर्द रहे। वी हैव टू मतलब नामर्द होना, इसको हमें एक दर्जा देनी चाहिए, कोई स्टेटस देनी चाहिए। नामर्द बनना इस समाज में इंसान बनना है। तो हाँ, आप नामर्द हैं, बहुत ही अच्छा फर्स्ट स्टेप लिया आपने, आइए हमारी तरफ। इट शुड बी समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ। सो वी नीड टू अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ा सिस्टम बनाए अपनी ही ज़िंदगी में। फेमिनिज़म का ये है कि आप फेमिनिज़म यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई रेवोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किचन में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया बदल सकते हैं। और हमने देखा भी है, कोई फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कैसी दुनिया बदल गई है। मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी बदलाव देख चुकी हूँ। तो वन कैन थिंक ऑफ वेज ऑफ सपोर्टिंग वंस फ्रेंड्स, वंस ब्रदर्स, और करते भी हैं। आई थिंक इस पे भी अब ज़्यादा ध्यान आने लगा है कि मर्द बनना कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ नहीं है कि उस पर जैसे काफ़ी लोग ये हमेशा ले जाते हैं ये पॉइंट पे कि जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड है और इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है और इसका भुगतान मर्दों को करना पड़ता है। और फिर वो एक दो एनेक्डोटल एविडेंस लेके लोग लगे रहते हैं कि नहीं नहीं ये लॉ बदलने चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लॉ तो ठीक है, लॉ तो सोशल रियलिटी पे बेस्ड है, शायद जुडिशियल एक्सेस इतना नहीं है, उस पे शायद काम हो सकता है, पर लॉ बदलने की लोग बात करते हैं। इस पे आपका क्या पीओवी है? नहीं, एक्सेस नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इक्वल एक्सेस नहीं है। लेकिन लॉ का मिसयूज़ जो है, उस पे मैं दो चीज़ें कहूँगी। पहली चीज़ ये है कि हर लॉ का मिसयूज़ होता है। आप देखेंगे कितने ही फॉल्स केसेस ऑफ मर्डर होंगे, थेफ्ट होंगे, हर लॉ का मिसयूज़ होता है। लेकिन जब सेक्सुअल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस पे सो कॉल्ड फॉल्स केस अगर होते भी हों, तो हर कानून के जैसा है। तो हम क्या मर्डर के लॉज ख़त्म करेंगे, थेफ्ट के लॉज ख़त्म करेंगे? हम नहीं जानते कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम नहीं जानते जैसे इनकम टैक्स और ईडी के ज़रिए कितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं, तो सारे कानून हटाएं? नहीं, वो बात उठेगी ही नहीं। बात सिर्फ यहाँ पे उठती है कि औरतें झूठ बोलती हैं। सो when we come to that, what I feel happens is, एक तो बाहर से हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये फॉल्स केस है या नहीं। एक फैमिली कह रहा है कि हमने डॉरी नहीं लिया और ये हमारी बहू गलत केस लगा रही है, वो हमें कैसे पता? वो कह रहे हैं, मानना ज़रूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से आजकल कोई भी शादी बिना कुछ लेन देन और ज़्यादा लेन एक तरफ से और देन एक तरफ से
होता ही है, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो बिना डॉरी की शादी। मैक्सिमम मुझे ये सुनने में आता है हमने कुछ मांगा नहीं। हमने कुछ मांगा, एग्जैक्टली, हमने मांगा नहीं, अपनी खुशी से अपनी बेटी को दे रहे हैं आप, एट्सेट्रा। तो ये होता है। सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो फॉल्स केसेस होंगे शायद हर कानून का, तो वो कोर्ट में तय किया जाएगा। लेकिन एक और बात है कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि ये कितना हिंसात्मक संस्था है, ये शादी जो अभी चलता है, पितृसत्तात्मक मतलब पैट्रिलिनियल, ये जो चलता है कितना हिंसात्मक है। अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हैं, एक तो वो आप 100 बार सोचेंगी, क्योंकि एक औरत या मर्द, डिवोर्स लेना तो मौत से भी बदतर समझा जाता है। तो एक तो डिवोर्स पे और हर स्टेप पे आपको लोग और सोचने बोलेंगे। और हाँ, लॉयर होगा वो भी सोचने बोलेगा, पुलिस वाला होगा वो भी सोचने बोलेगा, और अकॉर्डिंग टू इवन इफ फैमिली होगा तो यू गो बाय म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, वो 6 महीने आपको या 1 ईयर सेपरेटली रहना होता है, काफ़ी सोच समझ के। कोई नहीं कहता शादी सोच समझ के करो, पेरेंट्स ने तय किया आपने कल शादी की, तब सोचना नहीं होता है। सोचना तब होता है जब आप शादी तोड़ना चाहता है, और 1 साल वगैरह, खैर जो भी है सोच समझ के ही करो। लेकिन एक तो डिवोर्स एज एन ऑप्शन इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट। और मैं कभी सोचती हूँ कि जब फंस जाती हैं आप इस संस्था में, और आप पड़ गए हैं इसके अंदर, आप कैसे इसको प्रकट करेंगे, किस भाषा में आप आपकी लोनलीनेस, आपकी बिल्कुल मतलब एक पूरी नई ज़िंदगी, पूरे सारे फ्रेंड्स कट गए, कुछ भी नहीं है अब आपके पास, बस ये लोग हैं जो रोज़ ताना मार रहे होंगे। अब जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, एक बहुत ही टैलेंटेड आरजे करिश्मा है, बहुत ही टैलेंटेड है वो आर्टिस्ट, जो कि छोटे छोटे ये बनाते हैं, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है वो ह्यूमर के साथ भी, लेकिन दर्द के साथ भी, वो छोटे रील्स बनाती हैं, बुआ का रोल, इसका रोल, उसका रोल, हंसते भी हैं हम। लेकिन आप कमेंट्स देखेंगे तो उन कमेंट्स में आप देखेंगे कि कई लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं इस बात को। सो देर इज़ अ वे इन विच दिस पेन एंड दिस फ्रस्ट्रेशन, ये जो लाचारी है, बिल्कुल आप फंसे हुए हैं, आपके पास और कोई तरीका नहीं, आप ये नहीं कह सकते। और क्या होता है, ज़्यादातर औरतों को ट्रेनिंग वाइफ की ही दी जाती है, पूरी ज़िंदगी उनको 22-23 साल तक वाइफ की ट्रेनिंग दी गई है, और कुछ वो कर भी नहीं सकती। तो उनके पास क्या चारा है? एक ही तो लॉ है, एंटी डाउरी, तो लॉयर भी उनको एडवाइस करते हैं कि डाउरी वाला लॉ इस्तेमाल करो। और वो लॉयर तो मेल भी हो सकता है ना? ज़्यादातर लॉयर मेल ही हैं, तो वो पुलिस तो ये क्यों कहा जाता है कि लड़की मिसयूज कर रही है लॉ? सही बात है। उसका बाप है, भाई है, लॉयर है। सब है, नो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। और डाउरी तो वैसे भी दो फैमिलीज़ के बीच, मर्दों के, मतलब इस फैमिली के मर्द और उस फैमिली के मर्द के बीच वो डील होता है, क्योंकि औरतों को तो नहीं मिलने वाला वो संपत्ति। सो मिसयूज़ ऑफ लॉज वाली बात जो होती है वो मैं कहूँगी कि हम हर केस के बारे में नहीं जानते, और अगर इतने सारे डाउरी के केसेस हैं, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कितने आते हैं डाउरी के केस, कितने लोग फंसते हैं फॉल्स केस में। बताएं ना, 1 या 2 हों तो ठीक है, लेकिन कितने हैं? 100 हैं? कितनी, मतलब हमें पता भी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि लोग कहते हैं एनेक्डोटल हो जाता है ना किसी एक क्योंकि केस को अगर लेके। हमारे देश की पूरी आबादी शादी करती है, और अगर 100 भी हों, 1000 भी हों फॉल्स केस, तब भी वो कानून जायज़ है मेरे ख्याल से। इतने नहीं होंगे, 1000 नहीं होंगे, 3-4 होंगे जो फॉल्स केस हैं, तो वो फिर कोर्ट में वो उसकी वो जैसे हमने एक चीज़ डिस्कस की कि शादी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब हो तो शायद बेहतर हो सकती है। तो लोग प्रीनप की बात कर रहे हैं इंडिया में, आई डोंट थिंक है, पर आपको क्या लगता है प्रीनप होना चाहिए? क्यों नहीं? मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद इट। प्रीनप
यानी कि शादी के पहले तय करें कि अगर शादी टूटती है तो क्या होगा। प्रीनप का मतलब ये है कि आप शादी में एंटर कर रहे हैं ये सोचते हुए कि ये शादी टूट भी सकती है और अगर टूट जाएगी तो ये वो दिस दैट। तो उसमें अगर दोनों तरफ लॉयर हों और दोनों की इंटरेस्ट्स बचा के रखा जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अनरोमांटिक है। अब हालांकि अरेंज मैरिजेस में क्या रोमांस है, रोमांस तो बाद में बनता है, तो अरेंज मैरिज में प्रीनप होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो अरेंज मैरिज आप जब बोल रहे हैं अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज ना हो तो हाँ सब लड़के तो सिंगल ही रह जाएंगे फिर। शायद बट स्वयं सेवक बन जाएंगे आप, सीधा ही हटा दो। या दैट्स ट्रू, स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। नो बट एक्चुअली द पॉइंट इज दैट एक्चुअली आई आल्सो वांट टू से कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, मैरिज कॉमन है। तो आज आप तो मैंने कहा था काफ़ी आइडियलिस्टिकली कि बहुत सारे इस तरह की शादियाँ भी मैं देखती हूँ जो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन ये भी कॉमन है कि दो लोग क्लासमेट्स हैं, वो एक साथ जब शादी करके रहना शुरू करते हैं तो द बॉय आगे बढ़ता जाता है, वो करियर में बढ़ता जाता है सब कुछ, और औरत वो बीए के बीए रह जाती है। वो जो भी था उसके जब वो क्लासमेट्स थे, वो क्लासमेट्स की क्वालिटी टूट जाती है लव मैरिज हो भी तो मैरिज मैरिज है, चाहे लव हो या अरेंज हो। और अक्सर एक अजीब फिनोमेनन जो इंडिया में है ये है कि लव मैरिज छोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर लड़कियों को, क्योंकि लव मैरिज करते वक्त अक्सर उन्होंने फैमिलियों के साथ लड़ी होंगी और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, और अब वो हस्बैंड को भी छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा। पहली चीज़ फैमिली बोलेगी हमने तो पहले ही कहा था। हाँ, अब ये भी सुनना पड़ेगा, ये शायद वो बात भी नहीं कर रहे हैं उनसे। तो एक्चुअली लव मैरिज कैन बी मोर ऑफ अ ट्रैप समटाइम्स। तो द प्रॉब्लम इज नॉट लव और अरेंज्ड, उतना ज़्यादा फर्क नहीं है लव और अरेंज। शादी के इंस्टीट्यूशन में ही कुछ है जिससे कि कुछ कहना भी, अगर मैंने ये सब जो कहा तो आपको एक टेररिस्ट माना जाएगा। हाँ। आप एक सोशल टेररिस्ट हैं। आप कह रही हैं शादी ही में कोई नुक्स है तो फिर क्या, तो हम 10 चीज़ बताएंगे, कोई ऐसा नहीं कि कोई विकल्प नहीं है शादी के, लेकिन ये कहना भी टेररिज्म माना जाएगा। शादी का विकल्प यही है कि आप अपनी कंसेंट के हिसाब से पावर बरोबर डिस्ट्रीब्यूट करके लिव इन में रहे, या शादी करके शादी ना करे अलग रहे, लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, जैसे आप रहना चाहे रहे। एज लॉन्ग एज देर आर लीगल, जो सिक्योरिटी की बात हो रही थी पहले हमने बात शुरू की, सिक्योरिटी के लिए लॉज इस तरह के हों, कानून इस तरह के हों कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनकी सुरक्षा हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जजमेंट है, याद आया, पुराना जजमेंट है, आई थिंक 1984 का है शायद, जिसमें एक जज ने कहा, कोई केस था जिसमें जज ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हम फैमिली को अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वाली केस थी, और वाइफ का लॉयर फंडामेंटल राइट्स की बात उठा रहा था, कह रहा था कि फंडामेंटल राइट्स के चलते ये एक सिटीज़न है, उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है कि कोई भी पार्टनर आपको फोर्स कर सकता है साथ रहने के लिए, कि वरना डिवोर्स होगा, इस तरह का। तो ये हो रहा था, है दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जज ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं हैं फैमिली में। अगर आप फंडामेंटल राइट्स फैमिली में लाएंगे, इट्स लाइक लेटिंग अ बुल इनटू अ चाइना शॉप, जो कि एक अंग्रेज़ी कहावत है जिसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ को बिल्कुल तहस नहस करना है, तो वो पूरा फैमिली तहस नहस हो जाएगा। अगर आप फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं वो फैमिली में लाए तो फैमिली तहस नहस हो जाएगी। तो इसमें एक दो तरह के मेरे ख्याल से रिएक्शन हो सकते हैं। एक है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स लाने से बेहतर फैमिली बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सच है कि जो मौजूदा फैमिली है, बिल्कुल पितृसत्तात्मक और बिल्कुल हायरार्की पे आधारित फैमिली है, उसमें फंडामेंटल राइट्स लाने से वो फैमिली नहीं रहेगी। मतलब अभी क्या हायरार्कीज़ हैं, एज के हायरार्कीज़ हैं और जेंडर के हायरार्कीज़ हैं। लड़का जब अडल्ट हो जाता है तो
वो माँ से भी ज़्यादा उसका वजन है उस घर में। तो बिल्कुल if these hierarchies are attacked by fundamental rights, this family cannot survive. It will be another family. एक अलग जैसे जिस तरह की फैमिली के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि बिकॉज़ फंडामेंटल राइट्स आने से 18 साल के बाद हर बच्चे को अगर वो वोट कर सकती है, जाके हमारी सरकार को वो चुन सकती है, लेकिन घर में उसको 6 बजे वापस घर आना है। She can actually say this is counter to my fundamental rights, right? एक चीज़ पे सब लोग इंटरनेट पे मीम बनते रहता है कि जब फेमिनिस्ट या जेंडर जस्टिस की जो एडवोकेट्स होते हैं वो बोलता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन हर जगह ज़रूरी है, पॉलिटिक्स हो, जैसे जुडिशरी हो, मीडिया हो, हर जगह ज़रूरी है, जैसे हमारी कहानी कोई बता पाए। तो काफ़ी लोग जब जैसे फ्री बस राइड्स हो गए वुमेन के लिए, या कुछ एक होता है कि मेट्रो फ्री कर दी, या आपने कुछ कर दिया औरतों के लिए, तो अब नहीं चाहिए इनको इक्वालिटी। तो ये मानसिकता के लोगों के साथ बात करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं सिंपल सवाल पूछूंगी उनसे कि इक्वालिटी दो पहले, फिर हमें इनकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंपल सा उनसे कहूँगी, आप कोई भी बस पे चढ़िए या कोई भी मेट्रो पे चढ़िए जहाँ औरतें बैठी हैं अपनी रिजर्व सीट्स पे, और आप हर मर्द और हर औरत से पूछे, अभी आप 5 बजे वाला आप मेट्रो ले लीजिए, जब लोग घर जा रहे हों 6 बजे वाला, पूछिए आप घर जाके सबसे पहला क्या करेंगे। सिर्फ ये एक सर्वे कर लीजिए, सबसे पहला मर्द जाके बैठेगा और बहन या बीवी या माँ उनको चाय पिलाएगी, हर औरत कहेगी मैं घर जाके अपने हस्बैंड या ब्रदर के लिए चाय बनाऊंगी। सिर्फ इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिजर्वेशन हो सीट पे। मेरा कहने का मतलब है कि इक्वालिटी नहीं दिया है आपने, जब तक इक्वालिटी नहीं मिलेगा तब तक कुछ तो एडवांटेज हो हमारे लिए, जो बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे मैंने कहा। तो जब इक्वालिटी आ जाएगा, जब बिल्कुल सब ये छोटा सा प्रिविलेज जो है, जो आप मेट्रो में चढ़ रहे हैं और आपको सीट मिलेगी और आप घर जाके फिर खड़ी हो जाएंगी किचन में और आप जाके पैर पसार के बैठ जाएंगे, कोई आपको चाय देगी, तो जब तक वो समाज है तो तब तक आप प्लीज़ इक्वालिटी की बात ना करें। और मैंने एक्चुअली देखा है, आपने भी देखा होगा, कई सारी यंग लड़कियां हैं जो बुज़ुर्ग मर्दों के लिए सीट दे देती हैं। ऐसा बिल्कुल अननोन नहीं है, वो देखते हैं अपने बाप जैसे हो तो वो उठ के दे देती हैं सीट, वो कोई बड़ी बात भी नहीं मानती और वो बात करते जाते हैं। तो ऐसा मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उठते हैं वो बैठ जाते हैं और ये काम मतलब आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि हर औरत रिजर्व सीट लेती है, और हमने ये भी देखा है कि कई मर्द हैं जो सीट नहीं देते। तो आई मीन दिस हर जगह औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना क्यों ज़रूरी है? हाँ, वो इसमें थोड़ा सा मैं एम्बिगुअस रहूँगी, इसीलिए एम्बिवेलेंट रहूँगी। मतलब मेरा एक इसमें सोच नहीं है, दो सोच हैं जो थोड़ा सा अंतर्विरोध है इन दोनों में। कि एक तो होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो भी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं ये कहूँगी कि हर आइडेंटिटी जो हो उसको रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक अनुभव नहीं है किसी का। अनुभव जो हैं जो वो हमारे सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमारी भूमिकाएं हैं उससे उभर के बहुत ख़ास अनुभव निकलते हैं। जैसे आप और मैं, अगर हम दिल्ली के सड़क पे चल रहे हों 2 या 3 बजे दिन में भी, दिन दहाड़े में भी, आप एक अलग प्लैनेट पे चल रहे हैं और मैं एक अलग प्लैनेट पे चल रही हूँ। मैं हमेशा सतर्क रहूँगी, हर जगह देखूँगी, आप आराम से चल रहे होंगे, शायद आप सिगरेट भी पी रहे होंगे। मैं अगर सिगरेट पीते हुए दिल्ली की सड़कों पे चलूँ तो अनुभव बिल्कुल ही अलग है। तो ये कोई नैसर्गिक या नेचुरल या बायोलॉजिकल वजह से औरतों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव हमारे जो सामाजिक भूमिकाएं हैं और जो जिस तरह के सांस्कृतिक माहौल में हम रहते हैं, हमारा अनुभव अलग है, और उस अनुभव को सामने लाना ज़रूरी है। लेकिन ये माइनॉरिटीज़ के लिए भी लागू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उनके लिए भी लागू है। तो हर आई थिंक तबके के लिए रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। लेकिन
एम्बिवलेंस कहाँ से आता है या अंतर्विरोध कहाँ से आता है कि औरत सिर्फ औरत नहीं है, हमारे और पहलू हैं। जैसे मैं हूँ औरत लेकिन आई एम अपर कास्ट, आई एम अपर क्लास, आई एम लीगली अ हिंदू। तो इन सब चीज़ों में, इन सब मायनों में मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ इस समाज में। तो मेरी जो समझ है अभी, ज़रूरी नहीं है कि मेरी समझ हर औरत के बारे में सेंसिटिव हो। मैं अपना ही अनुभव, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि अनुभव इन सारी चीज़ों से उभर के आता है तो देन इट्स पॉसिबल। तो हम देख रहे हैं कितनी एलिटिस्ट औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो रूलिंग पार्टीज, जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, हर कोई बिल्कुल पिछड़ी हुई औरत की बात नहीं करते। और जो ख़ास तरह की विचारधाराओं के होते हैं वो उन्हीं विचारधारा, तो फिर वो नहीं सोचते कि माइनॉरिटी की औरत भी औरत है मेरी जैसे, वो नहीं सोचते। वो जिस तरह भी जिस पॉइजनस रूप से बोलती हैं कुछ साध्वी ऋतंभरा वगैरह, वो हैं औरत, बहुत ही उनको एक रोल है। वो किस तरह की का विष वो घोलते हैं समाज में। तो इसीलिए मैं इस पे मतलब इस ज़रूरी है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन से ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक न्याय हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। सही है।